कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मिस राव, कल आप ऑफिस नहीं आई जबकि आपको बुलाया गया था। चेयरमैन साहब आपका इंतजार कर रहे थे। सीनियर मैनेजर ने शंखिता को फोन करके कहा, सॉरी सर, हम तो उज्जैन चले गए थे, अभी आ जाते हैं। शंखिता ने कहा, लेकिन अब तो वे जा चुके हैं। अब आपके यहां आने से क्या फायदा? जॉब में तो आप आ नहीं रही है। देखिए, एक मौका आपको हम और देते हैं, आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। सर, हम खडूस सीईओ के अंडर में काम करने से रहे। हाँ, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमें अपने किसी दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दीजिए जहां यह खडूस सीईओ ना जाते हो। हाँ 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 हाँ, खडूस सीईओ, हाँ 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 हाँ। सीनियर मैनेजर बड़ी जोर से हंसे और फिर बोले, सॉरी मिस राव, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है यहाँ इंदौर में जहां हमारे सीईओ साहब ना जाते हों। यह बात अलग है कि कहीं पर महीने में एक बार जाते हैं और कहीं दिन में 2 बार चक्कर लगा लेते हैं। फिर तो रहने दीजिए सर, हम यूं ही ठीक है। इतना बोलकर शंखिता हंस दी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, और हाँ, कभी मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे बता देना। तुम्हारे काम आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। सीनियर मैनेजर ने कहा, अरे सर, इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूं उम्र और एक्सपीरियंस में भी और पद में भी। मिस राव, जिसकी तारीफ चेयरमैन साहब खुद करें, वह छोटा होने के बावजूद भी बड़ा होता है। गुड लक मिस राव। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। साइड टेबल पर फोन रखने के बाद शंखिता किचन में आ गई जहां उसकी मॉम लंच की तैयारी कर रही थी। अरे बेटा, आज कहीं जाना नहीं है तुमको? श्रीमती राव ने शंखिता को अपने पास आते देखकर कहा। कहां जाएं मॉम, जॉब है नहीं। जहां एप्लीकेशन दी है वहां से कोई कॉल आ नहीं रहा है। लगता है यह महीना हमारा बिना जॉब के जाएगा और अगले महीने से हमें अगर जॉब नहीं मिली तो परेशानी उठानी पड़ेगी। घर का खर्च कैसे चलेगा? शंखिता चिंतित स्वर में बोली। अरे अरे, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? घर का खर्च तो चल जाएगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 1 साल भी नौकरी ना करो तो भी घर खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम 2 माँ बेटी अकेले ही तो है यहाँ पर, और हम दोनों का इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है। अभी ईश्वर की दया से इतना है कि 1 साल तक तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, और फिर तुम्हारे पापा की पेंशन भी तो मिलती है हमें। तुम क्या सोच रही हो तुम्हारी सैलरी से घर का खर्चा चल रहा है? नहीं बेटा, तुम जो भी सैलरी मुझे देती हो वह सब मैं तुम्हारे नाम पर ही डिपॉजिट कर देती हूं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी के पैसे खाऊंगी? श्रीमती राव ने बड़े प्यार से शंखिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ मॉम, यू आर सो ग्रेट, बट ये गलत बात है कि आप मेरी सैलरी खर्च नहीं कर रही हैं। शंखिता ने कहा और अपनी मां के गले से लिपट गई। अच्छा, तो फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ही चलते हैं। चलिए ना मॉम। थोड़ी देर बाद शंखिता ने कहा, अरे कल ही तो तुम होकर आई हो, आज फिर जाने की बात कर रही हो? मॉम, श्रीमती राव हंसते हुए बोली। मॉम, मन बार बार वही जाने को करता है। अच्छा मॉम, यह बताइए कि हमारा लॉकेट ठीक हो गया कि नहीं?
शंखिता हंसते हुए बोली, तुम्हारा लॉकेट ठीक हो गया है। जाओ देख लो, हमारी ड्रेसिंग टेबल पर रखा है। अच्छा यह तो बताती। जाओ आज क्या खास खाने का मूड है, बना देती हूं तुम्हारे लिए। मॉम आप जो भी बनाती हैं बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए आप जो चाहे वह बना सकती हैं। शंखिता ने कहा और तुरंत श्रीमती राव के बेडरूम की तरफ बढ़ गई, जहां पर उसका लॉकेट रखा हुआ था। लॉकेट को हाथ में लेकर अच्छी तरह से देख रही थी कि तभी दोबारा ड्राइंग रूम में उसके फोन की रिंगटोन की आवाज आई। ओहो, अब किसका फोन आ गया? इतना कहते हुए भागती हुई ड्राइंग रूम पहुंच गई। फोन उठाकर देखा तो उसमें कुंवर नयन का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो भैया, शंखिता चहकते हुए बोली। हेलो प्रिंसेस, कुंवर नयन ने हंसते हुए कहा। प्रिंसेस क्या हम आपके साथ लंच कर सकते हैं आज? कुंवर नयन ने पूछा। ओ भैया, आज तो हम घर पर ही लंच करेंगे अपनी मॉम के साथ। हमने उनसे बनाने के लिए कह दिया है। आप कहां पर हैं इस समय? शंखिता ने जवाब दिया। हम आज इंदौर में हैं। कुंवर नयन ने जवाब दिया। भैया फिर शाम को कॉफी पी सकते हैं आपके साथ, अगर आप शाम तक यहाँ हैं तो। कोई बात नहीं, शाम की कॉफी ही सही। तो बताइए किस समय कॉफी पीने के लिए मिलेंगे और कहाँ? हमें इंदौर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, इसलिए आप ही तय कर लीजिए कि आपको क्या सूट करता है। कुंवर नयन ने कहा। ठीक है भैया, शाम को 4 बजे सीसीडी में ही मिलते हैं। जैसे ही कुंवर नयन ने शंखिता को डोट फोन करके डिस्कनेक्ट किया, दोबारा फोन की घंटी बज उठी। देखा तो स्क्रीन पर उनकी मॉम नारायणी का नंबर फ्लैश हो रहा था। प्रणाम मॉम, कुंवर ने फोन रिसीव करते ही कहा। प्रणाम छोटे कुंवर, क्या बात है, आप परसों यहां से निकले हैं? कल का सारा दिन आपने फोन नहीं किया, नहीं आज भी। क्या चल रहा है? इतने लापरवाह कैसे हो गए आप? चिल मॉम चिल, शांत हो जाइए। कल सुबह अंधेरे मुंह उठकर पूजा आदि करने गए, 11 तो वहीं बस गए थे। अरे मॉम, एक बात बताएं, अब इसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए। जल्दी बोलिए, क्या बताना है? नारायणी गुस्से में बोली। मॉम वही लड़की मिली थी हमें मंदिर में। काफी देर हमने बातें की, भोजन भी साथ किया और शाम की चाय पी, फिर वह चली गई। ओह सच में? कहाँ रहती है वो? क्या बातें की आपने? कुछ पता चला कौन है वो? नारायणी उतावले स्वर में बोली। मॉम शांत हो जाइए, बता रहे हैं आपको। वे इंदौर में रहती हैं। उनके 2 भाई हैं, मॉम हैं और उनके पापा की डेथ लास्ट ईयर हुई थी। लेकिन मॉम हमने उन्हें बहुत नजदीक से ऑब्जर्व किया, वह बिल्कुल आप जैसी ही दिखती है, बहुत सारी आदतें हैं जो आप जैसी ही लगती हैं और कुछ हमारे जैसी। लेकिन इस बात का पता नहीं लगा सके कि वह सच में हमारी प्रिंसेस है या नहीं, और इतना आसान भी नहीं है इस बात का पता लगाना। कोई बात नहीं कुंवर, आप उनके संपर्क में रहिए, उनका एड्रेस, फोन नंबर कुछ लिया आपने? धीरे धीरे ही बाकी बातों का पता भी लगा लेंगे। आपका कहना सही है, एकदम से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। पहले यह बताएं कि उनका एड्रेस और फोन नंबर। यस मॉम, हमने उनका फोन नंबर लिया है, आज शाम को हम उनके साथ कॉफी पिएंगे। कुंवर नयन ने नारायणी की बात काटते हुए कहा। छोटे कुंवर, हम भी आ रहे हैं, आज शाम की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। नहीं मॉम, अभी इतनी जल्दी नहीं। अभी तो हमें यह नहीं मालूम कि वह कौन है।
हम यहाँ पर 1-2 दिन और रुकेंगे और उनसे बातें करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। मॉम, आप स्ट्रेस ना लें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, हम फोन रखते हैं। इतना कहकर कुंवर नयन ने फोन काट दिया। मिस्टर सिंह, वह लड़की आई या नहीं? सीईओ कुंवर आदित्य प्रताप ने सीनियर मैनेजर से पूछा। नहीं सर, मिस राव जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहती, उन्होंने जवाब दिया। अजीब बेवकूफ लड़की है। उस लड़की से कहिए कि कंपनी की पॉलिसी में लिखा है कि 3 साल से पहले वो जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ देती है तो उसे कंपनी को हर्जाना अदा करना पड़ेगा, कुंवर आदित्य प्रताप ने कहा। लेकिन सर, ऐसे तो कोई शर्त नहीं। सीनियर मैनेजर हैरानी से उन्हें देखने लगे। आपसे जितना कहा है जाए, आप वही करिए। आप मिस राव के कॉन्ट्रैक्ट में यह वाला एक क्लॉज जोड़ दीजिए और उन्हें फोन करके कल ऑफिस बुलवाइए। आप जाएं और जो हमने कहा है वह करें। सीनियर मैनेजर हैरान परेशान से उठे और वहां से बाहर निकल गए। सही कह रही है वो लड़की, हमारा सीईओ वाकई खड़ूस है, वह मन ही मन सोच रहे थे। इस लड़की का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। क्या समझती है यह अपने आप को डोट? जरा सी बात के लिए हमारे सामने एटीट्यूड दिखाकर चली गई, हम पर हाथ भी उठाया। ऐसा तो हम होने नहीं दे सकते कि हमारे सामने कोई हमें ही इस तरह से, वह भी हमारी पिताश्री के सामने। ओह, कभी नहीं, कुंवर आदित्य प्रताप सोच रहे थे। ठीक 4 बजे कुंवर नयन कॉफी कैफे डे के सामने खड़े शंखिता का इंतजार कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद एक मोटरसाइकिल उनके पास आकर रुकी जिसे शंखिता चला रही थी। सॉरी भैया, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई, शंखिता ने हंसते हुए कहा। इट्स ओके प्रिंसेस, कुंवर नयन ने बड़े प्यार से कहा। आप हमें प्रिंसेस क्यों कहते हैं? शंखिता ने बाइक पार्क करते हुए कहा। इसलिए कि हम अपनी। इतना कहते हुए कुंवर नयन रुक गए। कहिए ना, आप कहते कहते क्यों रुक गए? शंखिता ने कहा। आपने हमें भैया कहा है ना, तो आप हमारी प्रिंसेस हुई ना। न जाने क्यों कुंवर नयन बहन शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वह इस शब्द को अपनी जुबान पर लाना चाहते उनका दिल भर जाता। हम। अच्छा चलिए अंदर चलते हैं, शंखिता ने कहा। दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए और कॉफी कैफे डे के अंदर जाकर खाली सीट पर जाकर बैठ गए। आपके परिवार में कौन कौन है? कॉफी और पेस्ट्री का ऑर्डर देने के बाद शंखिता ने पूछा। मॉम, डैड, हमारे बड़े भैया, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और हम, हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चे। छोटा सा परिवार है हमारा। इतना कहकर कुंवर नयन मुस्कुराए। आपकी कोई बहन? शंखिता के मुंह से निकला। कुंवर नयन ने शंखिता की तरफ देखा। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। कुंवर नयन और शंखिता दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से एकटक देख रहे थे। दोनों के दिल धड़क रहे थे बुरी तरह से। एक कहना चाहता था कि तुम ही हमारे खोई हुई बहन हो। उधर शंखिता भी यही सुनना चाहती थी कि उनकी बहन खो गई है और वह हम है। क्या हुआ भैया? काफी देर बाद शंखिता ने पूछा। कुंवर नयन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस उसे देखते ही रहे। शंखिता सोच रही थी कल भी पूछा था तब भी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया था और आज भी चुप हैं। शंखिता की नजर कुंवर नयन के बाएं हाथ पर पड़ी। अपना बायां हाथ आगे लाएं, शंखिता ने कहा। कुंवर ने अपना बायां हाथ आगे कर दिया और बोले, क्यों?
क्या है इसमें? शंखिता ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके ब्रेसलेट को बड़े गौर से देखने लगी। रुद्राक्ष के दाने गिनने लगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। आपकी ब्रेसलेट में यह 6 रुद्राक्ष होने का कोई मतलब है? हाँ, हमारे 6th बर्थडे पर हम 2 भाइयों के हाथों में 6 रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनाया गया था। और यह पेडेंट, इसका क्या मतलब है? यह हमारे रॉयल फैमिली का चिन्ह यानी पहचान है। ओहो, तो फिर जब हमने कल पूछा था कि आपके राजपरिवार का कोई पहचान बटा चिन्ह है, तब आपने हमें क्यों नहीं दिखाया था? हमने समझा कि आप हमारी आईडी मांग रही है। और हम तो इंडियन सिटीजन बन गए हैं अब तो हमारे पास इंडियन सिटीजन की आईडी तो है, मगर अपनी रॉयल फैमिली की कोई आईडी नहीं है, इसीलिए हमने कल आपसे मना कर दिया था। इतना कहकर कुंवर नयन हंस दिए। शंखिता भी मुस्कुरा दी। शंखिता ने कुंवर नयन का हाथ नहीं छोड़ा था, उसे पकड़े ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो यह आपका बर्थडे गिफ्ट है जो आपको आपके 6th बर्थडे पर मिला था? हाँ, कुंवर नयन ने कहा। हमारी एक सहेली थी, उसके पास भी ऐसा ही गोल्ड चेन है, उसमें यह पेडेंट और रुद्राक्ष भी है शायद। शंखिता ने धीरे से कहा। क्या? कौन है वह? कहाँ रहती है वो? अचानक कुंवर नयन उतावले से होकर बोले। अब तो नहीं मालूम कहाँ है, वह यहां से स्कूल से ट्रांसफर होकर चली गई है। कहाँ गई यह नहीं मालूम, शंखिता ने कहा। वह जानबूझकर सच छिपा गई। उसे श्रीमती राव का ख्याल आ गया था कि अगर उनको पता चला कि हमें हमारा भाई मिल गया है, परिवार मिल गया है, तो कहीं वे परेशान ना हो जाएं। बस इतना ही काफी है कि हमें हमारा परिवार का पता मिल गया। यह जो सामने बैठे हैं वह हमारे भाई हैं। हमारे पास इनका कांटेक्ट नंबर है, हम इनसे बातें करते रहेंगे, इनके कांटेक्ट में रहेंगे। हम अपनी मॉम श्रीमती राव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और फिर उन्होंने तो हमारा पालन पोषण किया है बचपन से, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। रमन और रजत भैया दोनों हमें बहुत प्यार करते हैं। हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपना परिवार मिल जाने पर उन्हें छोड़ दें? क्या सोच रही है आप? कुंवर नयन ने शंखिता को सोच में देखा तो पूछ लिया। जी, हम उस लड़की के बारे में सोच रहे थे कि वह कहाँ जा सकती है। हमें तो बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि हम तो बच्चे थे उस समय। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? क्या वह कोई आपकी रिलेटिव है? शंखिता ने कहा। वेटर कॉफी और पेस्ट्री लेकर आ गया और उसने टेबल पर रख दिया। कॉफी लीजिए, शंखिता ने कहा। हम कुंवर नयन तो शंखिता को ही अपनी बहन समझ रहे थे। यह लड़की कहती है कि इसने किसी और के पास रुद्राक्ष वाला पेंडेंट देखा है। क्या यह सच कह रही है? झूठ कहने का तो कोई कारण ही नहीं है। लेकिन हम तो इन्हें ही अपनी बहन समझ रहे हैं। बिल्कुल हमारी मॉम की शक्ल में इनकी शक्ल है। अभी भी हम दोनों पास में बैठे हैं तो भाई बहन ही लग रहे हैं। कुंवर नयन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और बोला, क्या हम दोनों सेल्फी ले ले? हाँ, जरूर। शंखिता भी कुंवर नयन के साथ अपनी सेल्फी लेना चाहती थी। कुंवर नयन अपनी सीट से उठकर शंखिता के पास वाली चेयर में आकर बैठ गए और दोनों की कुछ सेल्फी उन्होंने खींची। दोनों बैठकर उन फोटोज को देखने लगे। अरे देखिए ना, हम दोनों की शक्ल कितनी मिल रही है, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी लग रहे हैं। शंखिता ने खुश होकर कहा।
कुंवर नयन ने व्हाट्सएप मैसेज में नारायणी को फोटो भेजा और लिख दिया कि शंखिता का कहना है कि इन्होंने वह रुद्राक्ष वाला पेंडेंट किसी और लड़की के पास देखा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी शक्ल तो बिल्कुल आप और हमारे जैसी ही लग रही है और वह रुद्राक्ष वाला पेंडेंट किसी और के पास है। इसका क्या मतलब है? ये फोटोज हमें सेंड कर दीजिए ना, हम भी अपने पास सेव करना चाहते हैं और जब कभी आपकी याद आएगी तो देख लिया करेंगे। शंखिता ने कहा, जरूर जरूर, अभी हम आपको सेंड करते हैं। इतना कहकर कुंवर नयन ने खींची हुई सेल्फी के साथ अपनी मॉम की फोटोज भी शंखिता को सेंड कर दिया। यह हमारी मॉम की फोटो है, देखिए इनकी शक्ल भी आपसे बहुत मिलती है। कुंवर नयन ने कहा, हाँ, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है। ऐसा क्यों है? शंखिता ने कहा, हम सबकी शक्ल एक जैसी है, शायद तभी हम आपसे मिल पाए, आपकी तरफ हमारा ध्यान गया। कुंवर नयन हंसते हुए बोले। काफी देर तक दोनों ऐसे ही फोटो खींचते रहे और कुंवर नयन अपने परिवार की फोटो दिखाते रहे। फिर कॉफी पीकर दोनों एक दूसरे से फिर मिलने का वादा करके वापस हो गए। जहां शंखिता बहुत खुश थी कि उसे उसका परिवार मिल गया है, वहीं कुंवर नयन उदास, हैरान, परेशान थे। उन्हें तो उम्मीद थी कि शंखिता ही उनकी बहन है, मगर शंखिता ने जब बताया कि ऐसा ही लॉकेट और पेंडेंट उसने किसी और के पास देखा है और उस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि वह कहाँ रहती है, कहाँ चली गई है, वो कुंवर नयन उदास हो गए थे और उनकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई थी। रात का समय, कुंवर नयन संध्या काल की पूजा करने के बाद उदास मन से कुंड के पास एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए थे। वे आज बहुत उदास थे। शंखिता की बातों को सोच सोच कर वे परेशान हुए जा रहे थे। शंखिता ने उन्हें बताया था कि उनके जैसा पेंडेंट किसी लड़की के पास देखा था और वह लड़की कहीं चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। उम्मीद की एक किरण कल नजर आई थी और आज खो गई। महादेव, आपका क्या इरादा है? आस दिखाकर निराश करना क्या ठीक है महादेव? कुंवर नयन मन ही मन महादेव से लड़ रहे थे। अचानक पुरोहित जी ऐसे ही घूमते हुए उस तरफ आ गए और उन्होंने कुंवर नयन को इस तरह से अंधेरे में अकेले बैठे देखा तो है उनके पास आ गए। जजमान, अंधेरे में यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? चलिए उठिए, रात्रि भोजन का समय हो गया है, आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए, पुरोहित जी ने कहा। पुरोहित जी जिनको जानते थे उन्हें अपने साथ ले जाकर भोजन करवा लेते थे। कुंवर नयन ने जाने से मना कर दिया तो पुरोहित जी उन्हें जबरदस्ती वहां से ले गए। खाना खाते समय भी कुंवर नयन बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। उनका खाने का मन भी नहीं हो रहा था, मगर वह तो मंदिर का प्रसाद था, इसलिए छोड़ भी नहीं सकते थे। पुरोहित जी का ध्यान भी कुंवर नयन की तरफ था। कल तो ये इतने खुश नजर आ रहे थे और आज अचानक क्या हो गया? पुरोहित जी भी सोच रहे थे। क्या सोच रहे हैं जजमान? आज आपका ध्यान किधर है? खाने में आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है, पुरोहित जी ने कुंवर नयन से पूछ लिया। कुंवर नयन ने पुरोहित जी की तरफ देखा और एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर वापस अपना ध्यान भोजन की तरफ लगा लिया। कह डालिए अपने मन की बात। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा के दरबार में बैठे हैं, अपने मन की बात कह डालिए। बाबा की मर्जी होगी तो वे आपके मन की बात सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे, पुरोहित जी ने बड़े प्यार से कहा। कैसे कहे हम अपने मन की बात? कुंवर नयन ने खाने की थाली को सरकाते हुए कहा।
उन्होंने अपना भोजन बेमन से ही सही पर खत्म कर लिया था। अगर आपको देर ना हो रही हो तो आइए कुछ देर हमारे पास बैठिए और हमें अपने मन की बात कह डालिए। हम महादेव से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पुरोहित जी ने बड़े प्यार से कहा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे, कुंवर नयन ने कहा। आइए चलिए, हमारे कमरे के आगे बरामदे पर बैठकर बातें करते हैं, पुरोहित जी ने कहा और खड़े हो गए। कुंवर नयन ने भी उनका अनुसरण किया। कुछ ही देर में दोनों पुरोहित जी के कमरे के आगे बने हुए बरामदे में बिछी हुई चटाई पर जाकर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद पुरोहित जी ने कहा, महादेव जी का नाम लेकर शुरू कीजिए जजमान, अपने मन की बात कहना। पुरोहित जी, कुंवर नयन ने कहना शुरू किया, आज से कई साल पहले हम अपने परिवार के साथ अपनी छोटी बहन का जन्मदिन मनाने यहाँ आए थे। उस दिन मंदिर में कोई उत्सव भी था, आथा भीड़ भी खूब थी। बहन के ग्रह भारी थे, आथा हमारी माता पिता चाहते थे कि यहाँ पर उनके पुरोहित जी से मिलकर उसकी पूजा की जाए और जन्मदिन भी यही मनाया जाए। इसीलिए हम सपरिवार यहाँ पर आ गए। उस दिन सुबह से हम यहाँ मंदिर में थे और हमारी बहन की ग्रह शांति के लिए पूजा वगैरह चल रही थी। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, पूजा लगातार होनी थी। एक पूजा सुबह से लेकर शाम तक और दूसरी पूजा मध्यरात्रि से लेकर अगले दिन की 12 बजे तक होनी थी। रात्रि 8 बजे करीब जब एक पूजा समाप्त हुई तो हम लोग विश्राम करने के लिए कुंड की तरफ चले गए और वहां पर बैठकर चाय वगैरह पीने लगे। तभी पता नहीं कहां से कुछ लोग आपस में लड़ते हुए वहां पर आए और सामने जो भी आता उसी पर वार करते चले गए। वहां पर बुरी तरह से भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में हमारा परिवार भी एक दूसरे से अलग हो गया। पुलिस के आने के बाद जब वे सब लोग वहां से भागे और उसके बाद शांति छा गई और हम लोगों ने देखा कि हमारे परिवार के समस्त सदस्य तो वहां पर हैं, मगर हमारी बहन वहां पर नहीं थी। हम लोग उन्हें सारी रात ढूंढते रहे मगर वह हमें नहीं मिली। अगले दिन भी हम उन्हें ढूंढते रहे। मंदिर के प्रांगण में, गली में, कुंड की तरफ जहां भी देखो चारों तरफ अत्यधिक संख्या में लाशें ही लाशें पड़ी थी, जिनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, स्त्रियां भी थी तो आदमी भी थे। जहां भी कोई बच्चे की लाश दिखाई देती हम उसे उलट पलट कर देखते कि कहीं हमारी बहन तो नहीं है। करीब एक हफ्ता रहने और उन्हें ढूंढने के बाद हम लोग निराश होकर यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ कभी नहीं आए क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी बहन को खोया था तो हमारा मन बहुत खराब हो गया था। हमने सोच लिया था कि अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन अभी पिछले दिनों पता नहीं क्यों हमारी मॉम कहने लगी कि वे यहाँ आना चाहती हैं और इसीलिए पिछले दिनों हम यहाँ पर अपनी मॉम के साथ आए थे। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन जब हम अपनी मॉम के साथ यहाँ आए थे तो वह लड़की जो हमें जिसके साथ कल हम बात कर रहे थे मिली और मॉम ने उसे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़की की शक्ल मेरे से मिलती है, कहीं यही उनकी बेटी तो नहीं है। हमने भी उस लड़की को देखा था और वह लड़की हमें हमारी मॉम की तरह लग रही थी। पता नहीं क्यों मन के किसी कोने में हमें उम्मीद जाग गई थी कि हो ना हो यही लड़की हमारी बहन है। लेकिन आज उनसे बात करने पर पता चला कि वह हमारी बहन नहीं है। उन्होंने हमारे ब्रेसलेट में लगे इस पेडेंट को देखकर कहा, ऐसा पेडेंट उन्होंने किसी और लड़की के पास देखा था जो उनकी सहेली थी। लेकिन अब उस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि वह कहाँ गई। पुरोहित जी, हमारी तो उम्मीद ही खत्म हो गई, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। हम अपनी मॉम को क्या जवाब देंगे? हम उनसे वादा करके आए थे कि उनकी
बेटी को हम कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महादेव ने एक उम्मीद दिखाकर फिर ना उम्मीद कर दिया। इतना कहकर कुंवर नयन चुप हो गए।